गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th में दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति एक चैप्टर है वो पढ़ेंगे। दृढ़ पिंडों की गति, ये चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि दृढ़ पिंड क्या है। दृढ़ पिंड क्या है कि जैसे कोई भी एक पिंड ले लें और उस पर अगर बाह्य बल कोई लगाएं, एक्स्ट्रा फोर्स अगर लगाएं और उसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो तो ये क्या कहलाता है, वो दृढ़ पिंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए डस्टर है, वे डस्टर को अगर हम इधर से लगाएं, इधर से फोर्स अगर लगाते हैं तो इसके रूप में लगभग कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये जो डस्टर है कैसा हो जाएगा, ये दृढ़ पिंड हो जाएगा। अब जैसा रबर देख लीजिए, रबर में अगर हम बाह्य बल लगाते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, इसका मतलब वो क्या है, वो रिगिड बॉडी नहीं है। तो क्या है कि जो दृढ़ पिंड है, दृढ़ पिंड क्या है, दृढ़ पिंड एक ऐसा पिंड है जिस पर कोई बाह्य बल लगाएं और उसके आकार में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, दृढ़ पिंड कहलाते हैं। ये पूरा चैप्टर हम लोगों को इस दृढ़ पिंड के लिए ही पढ़ना है। वैसे वास्तव में कोई भी पिंड जो है वो पूरी तरीके से दृढ़ नहीं होता है, और तो दृढ़ पिंड के लिए हम लोग पढ़ेंगे। अब दृढ़ पिंडों की गति में दो गतियां हम लोगों को पढ़नी है, और वो कौन कौन सी गतियां हैं इसको भी हम लोग देखते हैं जरा, कौन कौन सी दो गतियां होंगी। जैसे कि मान लीजिए कि ये रोड है या एक प्लेन है और इस पर मान लीजिए कोई एक ये पिंड रखा हुआ है, ठीक है। ये पिंड अगर होगा तो ये कई छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और ये पार्टिकल के जो मासेज हैं वो मान लीजिए M1 है, दूसरे का M2 है और M3 है, इस तरह बहुत सारे कणों से मिलकर के बना है। अब ये क्या है, किसी समय मान लीजिए ए पॉइंट पर है और t सेकेंड बाद ये कहीं पहुँच जाता है, मान लीजिए यहाँ पहुँचता है, बिंदु बी पे पहुँचता है। कितना समय बाद पहुँचता है, इसके बीच में जो समय लग रहा है वो t सेकेंड बाद। तो t सेकेंड बाद जो होगा, जब यहाँ पहुँचेगा तो जो M1 पार्टिकल है वो यहाँ हो जाएगा, M2 यहाँ है, M3 यहाँ है, इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, M1 M2 M3 इसके पार्टिकल हो जाएंगे, ये छोटे छोटे जो कण है उससे। तो क्या हो जाएगा, इस t समय अंतराल में M1 जो है कुछ दूरी तय करेगा, M2 भी उतनी ही दूरी तय करेगा, M3 भी उतनी ही दूरी तय करेगा, यानी जितने पार्टिकल हैं वो इस निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी ही तय करेंगे। यानी कहने का मतलब है, यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी अगर मान लीजिए कि L मीटर है, मान लीजिए ये कितनी दूरी है, ये L मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब ये वाला पार्टिकल भी जो पहुँच रहा है वो कितना है, वो L मीटर ही पहुँच रहा है। बगल वाला भी उतना ही जा रहा है, उसके आगे वाला भी उतना ही जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब इस तरीके से किसी पिंड में गति हो रही है तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय कर रहे हैं। तो अगर कोई पिंड निश्चित समय अंतराल में, किसी पिंड के जो कण है वो निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करते हैं, तो इस मोशन को, इस गति को हम ट्रांसलेटरी कहते हैं, या फिर कह देते हैं स्थानांतरी गति कहते हैं। स्थानांतरी गति, ट्रांसलेशनल मोशन कहलाता है। यानी ट्रांसलेशनल मोशन वो मोशन होगा जिसमें पिंड के जो कण हैं, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर पिंड बना हुआ है, उसके कण एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी अगर तय करते हैं तो यह गति क्या कहलाती है, वो स्थानांतरी गति या ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है, ट्रांसलेशनल मोशन कहलाता है। दूसरी गति के बारे में जरा देखते हैं क्या होगा। अभी तो ये था कि ये इस तरीके से चल रहा था, ये भी हो सकता है कि ये किसी इंक्लाइंड एरिया पर हो, थीटा कोण बनाते हुए मान लीजिए कोई इंक्लाइंड एरिया है, यहाँ पर कोई एक पार्टिकल रखा हुआ है और ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। अब ये अगर फिसलेगा तो थोड़ी देर बाद मान लीजिए यहाँ पहुँच जाता है, तो यहाँ पर पहुँचने पर भी क्या होगा कि जितने भी कण होंगे वो समान दूरी तय कर रहे होंगे। तो जब समान दूरी तय कर रहे हैं, यानी इसका सबका विस्थापन समय पे समान हो रहा है निश्चित समय में, तो ये गति कैसी हो जाएगी, स्थानांतरी गति होगी। तो स्थानांतरी गति में क्या है कि जो कण हैं वो निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी ही तय करें, तो ये क्या कहलाएगा, स्थानांतरी गति कहलाएगा। बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। कोई गाड़ी रोड पे चल रही है, स्थानांतरी गति का उदाहरण हो जाएगा। कोई इंक्लाइंड एरिया है, इस पर से अगर मान लीजिए कुछ ऐसे फिसल रहा है तो ये कौन सी गति हो जाएगी, स्थानांतरी गति हो जाएगी। तो ये सभी क्या है, स्थानांतरी गति है। अब दूसरी गति के बारे में जरा देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पार्टिकल मान लेते हैं, चलिए ये मान लीजिए कोई रिगिड बॉडी, ये भी वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। अब अगर मान लीजिए इसको, ये इसका अक्ष है और इस अक्ष के परत हम अगर इसको घुमाएं, ये पूरा एक दृढ़ पिंड है, रिगिड बॉडी है, और अगर हम इसको यहाँ से इस अक्ष के परत, ये इसका एक्सिस है अक्ष, इस अक्ष के परत अगर हम इसको घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज है, अगर घुमाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि ये भी कण जो है, ये जो पिंड है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, इस तरीके से इसको मान सकते हैं। बहुत सारे इसमें छोटे छोटे कण होंगे,
मान लो ये इसका m1 है, मास इसका m2 मास है, इसका m3 मास है, और बहुत थोड़े थोड़े से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और ये जो इसका एक्सिस है, इस अक्ष से इसकी जो दूरियां हैं, मान लें इसकी r1 है, ये दूरी मान लेते हैं r2 है, और ये दूरी मान लें क्या है r3 है, और इस तरीके से सभी दूरियां होंगी अलग अलग। अब जब हम इसको अच्छे के बढ़ता घुमाएंगे तो देखिए क्या होगा, t सेकंड में ये कुछ घूमेगा, तो जब घूमेगा तो क्या हो जाएगा, जो r1 है ये एक चक्कर लगाने में इतनी दूरी तय करेगा, और जो m2 पार्टिकल है वो एक चक्कर लगाने में इतनी दूरी तय कर रहा होगा, और जो m3 है वो इतनी दूरी तय कर रहा होगा। समय जबकि एक ही है, इसको अगर ऐसे घुमाएंगे तो एक सेकंड में क्या होगा, ये पूरा चक्कर लगा लेगा। लेकिन जब पूरा चक्कर लगा रहा है तो क्या है, जो पास वाला है, इस एक्सिस के पास का जो पार्टिकल है वो कम चक्कर लगाएगा, कम दूरी तय करेगा। इसकी जो यहाँ से क्या कहेंगे, इसका परिधि है, वो परिधि इसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। उससे थोड़ा सा दूर होगा, उसकी परिधि ज़्यादा होगी, और ज़्यादा दूर होगा, उसकी परिधि और ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनके द्वारा जो चली गई दूरी है, ये एक निश्चित समय में इसकी दूरी कम दूरी तय कर रहा है तो इसकी चाल कम हो गई, इसकी ये ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, इसकी चाल ज़्यादा हो गई, ये और ज़्यादा दूरी तय कर रहा है तो इसकी चाल क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर ये जो गति कहलाती है, इसे हम कहते हैं घूर्णन गति। इसे क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, तो घूर्णन गति कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमता है, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमता है तो इस पिंड के कण इस अक्ष के लंबवत वेग से घूमते हैं, ये गति क्या कहलाएगी, घूर्णन गति कहलाएगी। ठीक है ना, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमता है तो ये गति क्या कहलाएगी, घूर्णन गति कहलाएगी। अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई पहिया है, पहिया अगर घूम रहा है तो क्या हो जाएगी, इसकी गति कैसी हो जाएगी, रोटेशनल मोशन हो जाएगा। पंखा है, पंखे की जो ब्लेड है वो चल रही है ना, पंखा घूम रहा है तो उसकी ब्लेड जो घूम रही है तो उसकी गति कैसी हो जाएगी, ये रोटेशनल मोशन हो जाएगी, घूर्णन गति हो जाएगी। ये इस तरीके से मान लीजिए ये डस्टर है, इसको हम ऐसे घुमा देंगे तो ये गति कैसी हो जाएगी, घूर्णन गति हो जाएगी। लट्टू अगर घूम रहा है तो उसकी गति कैसी हो जाएगी, घूर्णन गति हो जाएगी। तो ये सभी क्या हो जाएंगी, घूर्णन गतियाँ होंगी। तो दो तरीके से गति है, एक स्थानांतरी गति है और दूसरी क्या हो गई, घूर्णन गति हो गई। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक ये गाड़ी हो गई, ये मान लीजिए इसमें पहिए लगे हुए हैं, तो ये रोड है। अब अगर ये इस पर चल रही है तो चलने पर क्या हो जाएगा, अभी कुछ समय पहले यहाँ पर है और थोड़ी देर बाद ये मान लीजिए यहाँ पहुँचती है। तो पहुँचती है यहाँ से, अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो सभी जितने भी इसके पार्टिकल हैं वो टी समय में एक निश्चित दूरी तय कर रहे हैं, तो इसकी जो गति होगी वो कैसी होगी, स्थानांतरी गति होगी। इसका पहिया भी कभी यहाँ पर है, बाद में चलने के बाद यहाँ पर आया, इसकी दूरी कुछ और हो गई, तो इसका मतलब इसकी गति कैसे होगी, स्थानांतरी गति होगी। लेकिन ये पहिया क्या है, अपने अक्ष पर घूम भी रहा है, तो घूमने के कारण क्या हो जाएगी, इस पहिए में घूर्णन गति भी होगी। तो जब कोई गाड़ी अगर चल रही है तो उसके पहिए में घूर्णन गति भी होगी और स्थानांतरी गति भी होगी। और अगर ये गाड़ी मान लीजिए कि अगर ये कहीं फंस जाती है, किसी कीचड़ में मान लीजिए फंस गई, तो गाड़ी क्या होगी, आगे बढ़ेगी नहीं। केवल अगर इसका पहिया घूम रहा है तो केवल पहिया अगर घूम रहा है तो इसमें कौन सी गति हो रही है, केवल घूर्णन गति हो रही है, रोटेशनल मोशन हो रही है। और इसका जो स्थानांतरी गति है, ट्रांसलेशनल मोशन, वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है स्थानांतरी और घूर्णन गति। हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इसके पहले जो वृत्तीय गति हम लोगों ने चैप्टर पढ़ाया उसमें हम लोगों ने कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग पढ़ लिया था। यहाँ पर हम लोगों को कोणीय त्वरण पढ़ना है कि आखिर कोणीय त्वरण क्या होता है। कोणीय त्वरण, तो त्वरण का मतलब सिर्फ वेग परिवर्तन की दर। त्वरण का मतलब क्या है, वेग परिवर्तन की दर। अगर रेखीय त्वरण है तो रेखीय वेग परिवर्तन की दर हो जाएगा, और अगर मान लीजिए कि वो अभिकेंद्र त्वरण है तो फिर वो विस्थापन परिवर्तन की दर हो जाएगा, वेग परिवर्तन की दर। कोणीय त्वरण होगा तो क्या होगा, कोणीय वेग परिवर्तन की दर हो जाएगा। अब कोणीय वेग परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए कोई पिंड अगर घूम रहा है, ये मान लीजिए, तो किसी समय इसका कण मान लीजिए यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो कण यहाँ पहुँचता है, यानी कि यहाँ पर इसकी स्थिति M1 है, A है, और इसकी स्थिति क्या है, B है। और t सेकंड बाद ये इसका जो विस्थापन हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, कोणीय विस्थापन इसका कितना है, थीटा है। कितना समय बाद, t समय बाद। अब हमें निकालना है इसका कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण क्या होगा, कोणीय वेग परिवर्तन की दर। तो कोणीय त्वरण को हम लिखते हैं अल्फा से, और ये फार्मूला क्या होगा, कोणीय वेग परिवर्तन और बटे समय अंतराल।
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी और ये इसका क्या हो जाएगा, जो टाइम है उसका अंतर हो जाएगा। अब कोणीय वेग परिवर्तन कैसे निकालते हैं, कोणीय वेग को हम लोग लिखते हैं ओमेगा से। अब मान लीजिए कि वो स्टार्ट हो रहा है टी बराबर टी सेकेंड में, उसका मान लीजिए कोणीय वेग कितना है, ओमेगा। और टी से थोड़ी देर बाद मान लीजिए टी से जब वो समय टी प्लस डेल्टा टी हो जाता है तो इसका वेग में भी कुछ परिवर्तन हो जाता है, वो हमने मान लिया ओमेगा से ये ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर वेग परिवर्तन लिखेंगे, परिवर्तन मीन्स अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम वेग क्या है, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, और प्रारंभिक कितना है, ओमेगा। तो अंतर अगर इसमें लिखेंगे तो आएगा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, और माइनस कितना होगा, ओमेगा अपान समय अंतराल। तो अंतिम समय क्या है इसका, टी प्लस डेल्टा टी, और प्रारंभिक समय क्या है, टी है। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा, और ये बराबर होगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। क्या कहलाता है ये, कोणीय त्वरण कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है कि किसी समय अंतराल के लिए है, टी के लिए है। अगर ये समय अंतराल डेल्टा टी जो है बहुत सूक्ष्म हो, डेल्टा टी टेंडिंग टू अगर जीरो हो, तो जो अल्फा होगा वो कितना होगा, यानी कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, बहुत छोटे से समय अंतराल के लिए डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। और हम जानते हैं लिमिट अगर डेल्टा टी लिखते हैं, ये डिवाइड में अगर लिखा होता है तो हम इसको क्या है, डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। तो इस तरीके से हम लोग देख लेंगे कोणीय त्वरण अल्फा बराबर क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी होता है। यानी कि जो कोणीय वेग है उसको अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या प्राप्त हो जाता है, कोणीय त्वरण हो जाता है। अब इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन, इसका मात्रक होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय वेग परिवर्तन की दर है, और कोणीय वेग टी समय पर इसका कोणीय वेग ओमेगा था, टी प्लस डेल्टा टी समय बाद इसका कोणीय वेग ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा हो गया। तो इस तरीके से इसको हल करेंगे, और हल होने के बाद आएगा अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। इसके बाद है कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध निकालना है। कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध निकालना है। कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन, दोनों के बीच में जो फार्मूला है वो दिखाना है। फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू आर एल्फा। इस फार्मूले का डेरिवेशन करना है। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे, सदिश राशि में सदिश फॉर्म में लिखना चाहे, तो ए क्या है, त्वरण है, रेखीय त्वरण है, तो इस पर तीर का निशान रहेगा ऐसे। आर क्या है, रेडियस वेक्टर है, तो इस पर भी तीर का निशान रहेगा। और अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण है, ये भी सदिश राशि है, यानी इस पर भी तीर का निशान। अब दो सदिश राशियां हैं, इनको गुणा करने से सदिश राशि ही मिल रही है, इसका मतलब इनके बीच में जो साइन होगा वो क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू आर क्रॉस अल्फा होगा। अगर ये अदिश प्राप्त होता तो यहाँ पर डॉट लिख देते। कुल मिलाकर हमें जो है वो सिद्ध क्या करना है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करने के लिए हम लोग देखते हैं कैसे हल करेंगे। कोणीय त्वरण कितना होता है, कोणीय त्वरण को हम लोग लिखते हैं अल्फा। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये फार्मूला होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अब हम ये भी जानते हैं कि v इज इक्वल टू कितना होता है, आर ओमेगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है, इसके पहले जो चैप्टर था वृत्तीय गति, उसमें पढ़ा है v इज इक्वल टू क्या है, आर ओमेगा। तो यहाँ से अगर ओमेगा हल करके निकालें हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v बाई आर होगा। तो अगर v बाई आर इसका हो जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो लिख सकते हैं यहाँ पर, डी बाई डी टी। ओमेगा की जगह पर होगा v बाई आर। अब इस r को इधर ले आएंगे तो ये आर अल्फा हो जाएगा। इसको क्या है, क्योंकि r कांस्टेंट है, तो r कांस्टेंट है इसको, या फिर इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई आर और डी वी बाई डी टी। क्लियर है, इतना हो जाएगा। r को इधर ले आएंगे, ये डी वी बाई डी टी। अब ये अल्फा क्या है, ये तो है कोणीय त्वरण, ये r ऐसे लिखा रहने दे। और ये क्या है, वेग परिवर्तन की दर है, रेखीय वेग परिवर्तन की दर है, इसलिए क्या होगा, ये रेखीय त्वरण हो जाएगा। यानी अल्फा इज इक्वल टू होगा 1 बाई आर इंटू ए। इसको यहाँ पे लिख देंगे तो आर अल्फा हो जाएगा।
इज इक्वल टू ए, या ए बराबर क्या होगा आर एल्फा। सर इस फॉर्म में तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू आर क्रॉस एल्फा। यहाँ पर ए क्या है, ए ये आपका रेखीय त्वरण होगा, रेखीय त्वरण है, और एल्फा क्या है, ये कोणीय त्वरण है, और आर क्या है, रेडियस वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सिद्ध कर लेंगे ए इज इक्वल टू कितना होता है आर एल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, फार्मूला है ये, ए इज इक्वल टू आर एल्फा बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा सभी लोग। दो चीजें पढ़ी हम लोगों ने अभी, कौन कौन सी, एक है कोणीय त्वरण जिसको हम लोगों ने एल्फा लिखा है, कोणीय त्वरण को एल्फा लिखा, और ये हम लोगों ने सिद्ध किया है ये डी ओमेगा बाई डी टी होता है। और ए और एल्फा में जो एक संबंध आया है, उनके रिलेशन है, ए इज इक्वल टू आर एल्फा। ये दो फार्मूले अभी हम लोगों ने पढ़े। इसके बाद क्या है कि जैसे गति के नियम के समीकरण हैं, गति के समीकरण है 3, उसी तरीके से यहाँ पर घूर्णन गति के भी समीकरण है, उसको देखते हैं जरा कैसे हल करेंगे। घूर्णन गति के समीकरण या घूर्णी गति के समीकरण भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, कौन कौन से होंगे उसको हमें सिद्ध करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने रेखीय त्वरण, रेखीय गति के समीकरण के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये रेखीय गति के लिए था। अगर हम इसको कोणीय के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर रेखीय वेग था, यहाँ पर क्या होगा, कोणीय वेग होगा। तो कोणीय वेग को क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं। ये प्रारंभिक वेग था तो इसको प्रारंभिक वेग ओमेगा नॉट लिख देंगे। यहाँ पर ए क्या था, रेखीय त्वरण था, यहाँ कोणीय त्वरण होगा, इसको एल्फा लिख देंगे, बन गया इक्वेशन। इसी तरीके से यहाँ पर एस क्या था, रेखीय विस्थापन था, हम यहाँ कोणीय विस्थापन लिखेंगे, तो कोणीय विस्थापन को क्या लिखेंगे, थीटा लिख देंगे। यू की जगह क्या होगा, इसका कोणीय वेग है तो ये ओमेगा नॉट होगा, टी तो समय वही रहेगा, और प्लस हाफ ए की जगह पे क्या होगा, कोणीय त्वरण यानी अल्फा। और इसी तरीके से तीसरा इक्वेशन भी हम लोग लिख लेंगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये तीनों इक्वेशंस हैं, इन तीनों का डेरिवेशन भी करना है। अब ये तीनों का डेरिवेशन कैसे करना है देखते हैं जरा, इसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे। पहले समीकरण का मान लीजिए प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण कौन सा है समीकरण, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, इसका डेरिवेशन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस इक्वेशन में अल्फा आ रहा है, तो हम अल्फा वाले का इस्तेमाल करके हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे देखिए, जानते हैं इसका जो कोणीय त्वरण अल्फा होता है वो होता है डी ओमेगा बाई डी टी, और पक्षांतर कर लें, इसको इधर लेकर आए तो क्या हो जाएगा, एल्फा इंटू डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा। क्या है अल्फा, कोणीय त्वरण है, वो कांस्टेंट है। दोनों पक्षों में क्या कर दें, हम समाकलन कर दें, तो दोनों पक्षों में अगर हम समाकलन करेंगे तो ये समाकलन हो जाएगा। टी क्या है, समय, तो समय कहाँ से लेकर कहाँ तक, टी इज इक्वल टू 0 से लेकर टी तक कर देंगे। और कोणीय वेग जो होगा वो प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट है, अंतिम कितना होगा, ओमेगा होगा। अल्फा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं, और डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये केवल टी आएगा। लिमिट लगाएंगे 0 टू टी इज इक्वल टू क्या होगा, डी ओमेगा है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो केवल ओमेगा आएगा, और लिमिट लगा देंगे ओमेगा नॉट से ओमेगा, तो ये अल्फा टी हो जाएगा। और ये बराबर क्या होगा, ओमेगा और माइनस ओमेगा नॉट। तो हमें निकालना क्या था, ओमेगा निकालना है, तो यहाँ से हल कर लेंगे। इसको यहीं रखा रहने, इसको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू, इधर लाएंगे तो ओमेगा नॉट और प्लस एल्फा टी। ये घूर्णन गति का पहला समीकरण हो जाएगा। तो घूर्णन गति का पहला समीकरण डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। दूसरा समीकरण देखिए जरा कैसे निकालेंगे, इसको कहीं बाहर लिख देते हैं। दूसरा समीकरण देखिए जरा कैसे निकालेंगे, एक मिनट।
चलिए दूसरा देखिए कैसे निकालेंगे। पहले इक्वेशन के लिए हम लोगों ने ये हल किया था तो हमने अल्फा वाला फार्मूला लिख लिया था। अब की बार जो दूसरा इक्वेशन हल करना है तो इसमें क्या हम थीटा यानी क्या है विस्थापन यहाँ पर आ रहा है, कोणीय विस्थापन, तो हम एक ऐसा फार्मूला लिखेंगे जिसमें हमें विस्थापन मालूम हो जाए। तो विस्थापन मालूम होने के लिए अगर हम कोणीय वेग लिख लें, फार्मूला क्या होता है, ये द्वितीय समीकरण है, इसका डेरिवेशन करना है। द्वितीय समीकरण के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ से किसी तरीके से एक ऐसा लेके आए जहाँ पर थीटा हो जाए। तो हम जानते हैं जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग वो होता है ओमेगा, और ओमेगा बराबर होता क्या है, डी थीटा बाई डी टी। क्लियर है, यही होता है। पक्षांतर कर दें इसको तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू डी टी बराबर डी थीटा। अब यहाँ पर अगर हम दोनों पक्षों में समाकलन करना चाहें तो नहीं हो सकता है। यहाँ तो हम कर लेंगे, यहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ओमेगा या तो ये टी का फंक्शन होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होता है ये टी का फंक्शन होता है, और या फिर ये कांस्टेंट होता। अगर कांस्टेंट है इसको बाहर कर देते तो आसानी से हल कर लेते, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। हम जानते हैं समय के साथ जो कोणीय वेग है वो बदल जाता है। तो अगर कोणीय वेग समय के साथ बदल रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कांस्टेंट नहीं है। तो इससे हमें क्या करना है, या तो टी के फॉर्म में इसे बदल देना है, ओमेगा को क्या करना है, टी के फॉर्म में इसे बदल देना। तो कैसे बदलेंगे, तो हम जानते हैं फार्मूला पढ़ा है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो जब इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। अब देखिए यहाँ आसानी से समाकलन कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये कोणीय वेग है, प्रारंभिक कोणीय वेग समय पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, और ये टी का फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। ये देखिए हमने समाकलन कर दिया। लिमिट लेंगे तो ये क्या है, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो हम टाइम यहाँ पर रखेंगे, टी कहाँ से लेकर, 0 से लेकर टी तक स्टार्टिंग करेंगे। कहाँ, ये भी टी है, तो टी इज इक्वल टू 0 से लेकर टी तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और ये क्या है, इसका कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन शुरू में थीटा की वैल्यू 0 होगी, अंत में कहाँ तक पहुँचेगा, थीटा तक पहुँचेगा। अब इसका समाकलन करना है। समाकलन करने के लिए ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू टी और डी टी प्लस यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा को हमने बाहर कर दिया, और इंटीग्रेशन होगा 0 टू टी, क्या होगा, टी डी टी हो गया, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 टू थीटा और डी थीटा। करते हैं समाकलन, क्या होगा, डी टी का करेंगे तो टी आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ओमेगा नॉट टी, और लिमिट लगा लेंगे 0 टू टी प्लस अल्फा। अब इसका अगर करेंगे टी का इंटीग्रेशन तो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू टी इज इक्वल टू बराबर क्या होगा, डी थीटा, यानी कि थीटा हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू थीटा हो जाएगी। इसको हल करेंगे तो आएगा ओमेगा नॉट टी, इसको लिखेंगे तो क्या होगा, हाफ अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा, यानी हल होने के बाद आएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी और प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी और प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ये हमने यहाँ गलत लिखा था, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब थर्ड इक्वेशन का भी निकालना है, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो उसको देखिए जरा कैसे हल करते हैं, समझ में आ गया होगा, इसको एक बार फिर से घर में प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा आसानी से। अगला देखते हैं, पहले इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया, दूसरे इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया, तीसरे इक्वेशन का भी डेरिवेशन करना है। तो ये दो इक्वेशन हम लोगों ने हल कर ली। अब ये तीसरे इक्वेशन अगर हम हल करें तो देखिए, अगर ध्यान दें तो इस इक्वेशन का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ओमेगा नॉट स्क्वायर आ रहा है, बाकी को किसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो समीकरण 1 है
गति का जो प्रथम समीकरण है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इसका हम क्या कर दें, दोनों पक्षों में वर्क कर दें। तो जैसे ही वर्क करेंगे तो क्या होगा, ये ओमेगा स्क्वायर होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा नॉट अल्फा। तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसको आगे हल करते हैं जरा क्या होगा। तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कुछ कॉमन हो जाएगा, अल्फा टी कॉमन हो जाएगा। अब अगर अल्फा टी कॉमन है, प्लस का होगा ना यहाँ पर, ये प्लस अल्फा टी अगर कॉमन होगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फा टी और प्लस 2 ओमेगा नॉट, इतना हो जाएगा। हमें सिद्ध क्या करना था, यहाँ से टी को हटा देना है और यहाँ पर 2 रखना है। चलिए अच्छा है, एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पर इसको लिखा रहने देंगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अल्फा टी, और ये होगा अल्फा टी बाई 2 और प्लस ओमेगा नॉट, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि हमें वहाँ पर क्या लाना है, 2 अल्फा लाना है। तो ये 2 अल्फा तो आ रहा है, बाकी इसको हल कर लें। और अगर ये क्या थीटा के बराबर होगा तो हल हो जाएगा। देखिए हल हो गया कैसे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, टी से अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस ओमेगा नॉट टी। ये समीकरण नंबर 2 जो है, समीकरण 2 कौन सा था, क्या लिखा था, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी और प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो देखिए लिखा हुआ है ये ओमेगा नॉट टी और प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यानी इतनी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इस तरीके से हम घूर्णन गति के तीनों समीकरणों का डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया गया, केवल इसका स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायर करने पर ये 2 वैल्यू मिली जा रही थी, बाकी इसको बनाना था 2 अल्फा थीटा किसी तरीके से। इसके लिए हमने क्या किया, अल्फा टी को कॉमन ले लिया। वैसे अल्फा टी अगर कॉमन ना लेते, केवल अल्फा भी कॉमन लेते तो काम हो जाता, लेकिन हमने 2 अल्फा टी से अल्फा टी कॉमन ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर 2 से डिवाइड किया, टी से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, समीकरण 2 बन जाएगा, ओमेगा नॉट टी और प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और हल करेंगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो इस तरीके से तीनों इक्वेशन हल कर सकते हैं। हालांकि पूछा कम जाता है यूपी बोर्ड में इसको, तो लेकिन डेरिवेशन आना चाहिए। बाकी बहुत आसानी सा मेथड है यहाँ पर, जो इक्वेशन हम ये जानते हैं, यहाँ रेखीय वेग था हमने उसको कोणीय वेग लिखा है, यहाँ रेखीय त्वरण था वहाँ पर हमने कोणीय त्वरण लिखा है, यहाँ पे रेखीय विस्थापन था यहाँ पे कोणीय विस्थापन लिख दिया हुआ, ऐसे कर सकते हैं। और इन इक्वेशन से डायरेक्ट भी हम उसका हल, उस फार्मूले को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जरा कैसे, ऐसे भी कर सकते हैं इसको बहुत आसानी से। जैसे v इज इक्वल टू लिखा है u प्लस ए टी, दोनों पक्षों में अगर हम r से डिवाइड कर दें, क्या कर दें, दोनों पक्षों में r से भाग देने पर, तो जैसे ही r से भाग दे देंगे अपने आप इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। देखिए कैसे, v बाई आर इज इक्वल टू u बाई आर इज इक्वल टू प्लस ए टी बाई आर। हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। यहाँ पर रखेंगे r ओमेगा हो जाएगा, बटे क्या लिखा है r इज इक्वल टू u, इसका प्रारंभिक है तो रहेगा तो ये भी r ओमेगा, लेकिन प्रारंभिक के लिए ओमेगा की जगह में हमने ओमेगा नॉट लिख दिया बाई r, प्लस a बराबर r अल्फा, अभी हम लोगों ने पढ़ा इसको, तो a की जगह क्या लिख देंगे, r अल्फा इंटू टी बाई आर, r से r कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन बहुत आसानी से हल हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्लियर, समझ में आ गया। यानी जो भी इक्वेशन है ये, इन तीनों रेखीय जो गति के समीकरण है, इसमें केवल r से डिवाइड करना है, इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। देखिए इसको हल करना है अगर, तो s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा हुआ, क्या कर दें, दोनों पक्षों में हमने r से डिवाइड कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, s बाई आर लिखा है, ठीक है ना, तो s बाई आर क्या होगा, s क्या है, विस्थापन, फिर से वही कर देते, चाहे तो v बराबर r ओमेगा, या s क्या है, देखिए कोई पिंड अगर कोणीय
गति कर रहा है, इस तरह वृत्तीय गति कर रहा है, तो ये क्या है, इसका कोणीय विस्थापन है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी यार। इस समय ये कितनी दूरी से कर रहा है एस, तो फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यानी जहाँ एस बटे आर लिखा है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, हो गया थीटा। यू की जगह वही वी बराबर आर ओमेगा, तो ये आर ओमेगा नॉट इंटू टी बाई आर, और प्लस क्या बनेगा, इसको मिटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/2 ए बराबर आर एल्फा टी स्क्वायर बाई आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर से आर कैंसिल होगा, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। हल हो गया, इक्वेशन आ गई। कुछ नहीं करना है, केवल इन तीनों समीकरणों में दोनों पक्षों में आर से डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा इसका। वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो कोणीय वेग वाले जो समीकरण है वो हल हो जाएंगे। आर से डिवाइड भी कर सकते हो कि आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये होता तो डिवाइड नहीं करते, लेकिन आर तो जीरो है नहीं, इसलिए आसानी से डिवाइड भी कर सकते हैं। तीसरी इक्वेशन भी देख लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए अच्छा, इसको हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर, ये घर में हल करिएगा। किससे डिवाइड करना था, आर से, लेकिन यहाँ पर वी स्क्वायर है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। यू था तो ये इसको भी आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर ए को हमने आर से डिवाइड किया, एस को आर से डिवाइड किया, कुल मिलाकर आर स्क्वायर होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके आगे इसको हल करिएगा, वो देखना वो इक्वेशन आ रही है कि नहीं आ रही है, आ जानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर देखेंगे।